हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 9 है जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग वर्धन वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मौर्योत्तर काल के बारे में, तो उसमें कुछ टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि गुप्त काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग वर्धन वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्धन वंश ये गुप्तों के सामंत थे। तो वर्धन वंश कौन थे? गुप्तों के सामंत थे। गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश का समयकाल आता है पुष्यभूति, जो कि वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। प्रभाकर वर्धन, इसके बाद आए प्रभाकर वर्धन, जिसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? थानेश्वर रखी थी, जिसके 3 संतान हुए, जो कि राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक बेटी हुई जिसका नाम राजश्री था। विवाह गृहवर्मन से किया था, जो कि कन्नौज के थे। उससे शादी किया था किसने? प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री का विवाह करवाया था, जो कि कौन थे? गृहवर्मा से करवाया था। गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दिया। गृहवर्मा की हत्या, जो कि राजश्री के पति थे। देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने कर दिया। तो उसके बाद जब गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दिया, तो उसके बाद देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने कर दिया, जो कि राजश्री का भाई था। राजवर्धन की हत्या शशांक ने कर दिया। फिर शशांक ने, जो कि बंगाल का शासक था, उसने राजवर्धन की हत्या कर दी। तो उनमें से अब हर्षवर्धन बचे, जो कि हर्षवर्धन ने अपनी बहन का खोज किया था। आतिश दिवाकर बौद्ध भिक्षु बने थे। राजधानी कहाँ पे रखा था? हर्षवर्धन ने अपनी कन्नौज में रखा था। डाकुओं का बोलबाला था उस समय, हर्षवर्धन के समय में डाकुओं का बोलबाला था। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी। धर्म कौन सा था? हिंदू तथा बौद्ध धर्म थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। तो हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री आए थे? ह्वेनसांग आए थे। पुस्तक उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की लिखी थी। और दरबारी कवि कौन थे? वानभट्ट थे। दरबारी कवि कौन थे हर्षवर्धन के? तो वानभट्ट थे। और पुस्तक उसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी वानभट्ट ने। बौद्ध सम्मेलन कौन सा हुआ था हर्षवर्धन के समय में? तो कन्नौज का हुआ था। अध्यक्षता ह्वेनसांग ने किया था। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को किया जाता है, जो कि प्रयागराज में उन्होंने किया था। उपाधि किसका है? शिलादित्य की उपाधि ली थी। हर्षवर्धन को किस चीज़ की उपाधि मिली है? शिलादित्य की उपाधि मिली है। पुस्तक कौन सी है? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका है। युग परिवर्तन का काल कहा जाता है हर्षवर्धन के काल को। तो युग परिवर्तन का काल किस काल को कहा जाता है? तो हर्षवर्धन के काल को युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम शॉर्ट क्लास में करते हैं, जो भी हम क्रैश कोर्स में करते हैं। क्रैश कोर्स में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम कवर कर रहे हैं, इसलिए ये छोटा वीडियो होता है। एक एक क्लास का एक चैप्टर होता है। तो चलिए अब ये टॉपिक ख़त्म होता है। नोट में है, हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से हार गया, जो कि ऐहोल अभिलेख में इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। ये किससे हमको जानकारी मिलती है इसकी? तो ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। शशांक ने बोधि वृक्ष पीपल को कटवा दिया था। शशांक ने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और ह्वेनसांग यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहलाया था। अब हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ते हैं, जिनका कार्यकाल 100 से 250 ईस्वी तक रहा था। संगम काल कितने? तीन थे। भाषा तमिल। राजा कौन थे? पांड्य थे। प्रथम संगम था। स्थल क्या था? दक्षिणी मदुरई था, जो वर्तमान में डूब गया है। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे, जो कि तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है जिनको। और शासक कौन थे? पांड्य थे। प्रथम संगम समय में शासक कौन थे? पांड्य थे। और राजा कितने थे? 89 राजा थे, 89 राजा थे। द्वितीय संगम के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय संगम का स्थल क्या था? कपाटपुरम था। शुरुआती अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। और दूसरी अध्यक्षता किसने की थी? तोल कापियर ने की थी, जो कि पुस्तक तोल कापियम में लिखा हुआ है। शासक कौन थे? पांड्य थे। और कितने राजा थे उस समय? तो 59 राजा थे, जो कि 59 राजा थे। तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था? उत्तरी मदुरई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? निक्कीकर थे। और शासक कौन थे? पांड्य थे। उस समय राजा कितने थे? 49 राजा थे, जो कि 49 राजा थे। 3 वंश थे, चेर, पांड्य और चोल।
तीन वंश कौन कौन से थे? चेर थे, पांड्य थे और चोल थे। जानकारी हमें किससे मिलती है? इंडिका पुस्तक से मिलती है, अष्टाध्यायी से मिलती है और ऐतरेय से मिलती है। तो इस तीनों में हमें जानकारी मिलती है इन सब के बारे में कि तीन वंश थे उस समय। चेर वंश थे, पांड्य वंश थे और चोल वंश थे। चेर वंश ब्राह्मण ग्रंथ चेरापद कहा गया है और अशोक का द्वितीय शिलालेख जिसमें केरल पुत कहा गया है और पर्वतीय देश मालाबार तट था। राजधानी कहाँ पे था? करूर था और चिन्ह क्या था? धनुष था। उदयन जेरल इसके संस्थापक थे और महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था इन्होंने। सेन गुटवन कन्नगी मूजा पत्नी की पूजा करने के बारे में कहा गया है। लाल या भला चेर था। उपाधि क्या है? समुद्र को पीछे हटाने वाले को सेन गुटवन कहा गया। आदिगमन जो कि गन्ना की खेती की शुरुआत किया था। तो आदिगमन ने सबसे पहले गन्ना की खेती की शुरुआत की थी। नोट में है चेर वंश का अंतिम शासक सेय्य था। तो चेर वंश का अंतिम शासक कौन था? सेय्य था। अब हम लोग पांड्य वंश के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्राचीन में है। राजधानी मदुरई त्योहारों का शहर कहा जाता था मदुरई को और मीनाक्षी मंदिर वहाँ पे फेमस है। तीनों संगम का आयोजक था। धनी साम्राज्य था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो मदुरई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। माता को महत्व दिया जाता था। चिन्ह क्या था? मछली था। बंदरगाह कोरकाई था। व्यापार रोम से किया जाता था, ऑगस्टस से किया जाता था। तीसरा चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। राजधानी कहाँ पे थी? उरई थी। उर थी, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। चिन्ह क्या था? बाघ था। उपजाऊ भूमि कावेरी नदी थी और मजबूत नौसेना था। बंदरगाह क्या था? पुराह था, पुहार था। यह वंश दो चरणों में चला था। तो चोल वंश दो चरणों में चला था जो कि है वाकाटक वंश और सातवाहन क्षेत्र थे। राजधानी क्या थी? बरार थी। कर्नाटक के जाति से ब्राह्मण थे। संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थी और प्रतापी शासक कौन थे? प्रवसन थे। प्रवसेन यज्ञ 14 अश्वमेघ यज्ञ एवं एक वाजपेयी यज्ञ हुआ था। तो प्रवसेन के समय में 14 अश्वमेघ यज्ञ हुआ था और एक वाजपेयी यज्ञ हुआ था। रुद्रसेन इसने विवाह किया था गुप्त वंश में और चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री का विवाह करवाया था। तो रुद्रसेन जो था जो गुप्त वंश का विवाह करवाया था जिसमें वो किसका विवाह करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री ध्रुव देवी से विवाह करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय का। चालुक्य वंश वातापी बादामी प्रथम चरण था। कल्याणी द्वितीय चरण, वेंगी तृतीय चरण था। वातापी बादामी कर्नाटक के थे जो कि प्रथम राजधानी थी और जयसिंह जो थे इसके संस्थापक थे। वातापी के संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे। कृतिवर्मन प्रथम ये वास्तविक संस्थापक कहलाए थे। पुलकेशिन द्वितीय दरबारी कवि थे जो कि रवि कृति करते थे। हर्षवर्धन को पराजित किया था। एहोल अभिलेख में इसकी चर्चा दी गई है और नर्मदा नदी के किनारे है। महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव वंश को पराजित किया था। उपाधि कौन सी? पल्लव वंश को पराजित करने के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन से पराजित हो गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो नरसिंह वर्मन से पराजित हो गया था और उसने महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय सेनापति कौन था? दंती दुर्ग था जो कि राष्ट्रकूट वंश का था और हत्या इसका किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। कल्याणी जो है उस दूसरी राजधानी थी इसकी। तैलप द्वितीय संस्थापक थे। सोमस्वर आत्महत्या कर लिया था। विक्रमादित्य छठा जो कि साहित्य में रुचि रखते थे। दरबारी कवि कौन थे? विल्हन और ज्ञानेश्वर थे। कौन थे दरबारी कवि? विल्हन और ज्ञानेश्वर थे जो कि विक्रमादेव चरित मिताक्षरा की रचना किया है। सोमस्वर छठा जो थे वो अंतिम शासक थे चोल वंश के। अब हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव वंश जिसने अपनी राजधानी कहाँ पे रखा था? कांची में रखा था। सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे और साहित्य में रुचि रखते थे। दरबारी कवि कौन थे? भारवी थे जो कि पुस्तक किरातार्जुनियम में लिखा है। महेंद्र वर्मन संगीत प्रेमी थे और मत विलास प्रहसन नाटक किया है। पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। तो महेंद्र वर्मन कौन है? जो कि पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था। उपाधि वातापी कोंड की लिया था और चीनी यात्री कौन थे? ह्वेनसांग आए थे। नरसिंह वर्मन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे और रथ मंदिर महाबलीपुरम का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे वो कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। अब
अपराजित जो कि पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। तो अपराजित अंतिम शासक पल्लव वंश के कौन थे? अपराजित थे। नोट में है आदित्य प्रथम चोल वंश ने अपराजित को पराजित किया था। तो आदित्य प्रथम जो थे, जो कि चोल वंश के थे, उन्होंने अपराजित को पराजित कर दिया था। अब हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश जो कि दूसरी शाखा थी, राजधानी क्या था? तंजौर था। विजयालय संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। आदित्य प्रथम जो कि अपराजित को पराजित किया था। परांतक प्रथम जो कि पांड्य को पराजित किया था, उपाधि क्या है? मदुरै कोंड किया था। तो पांड्य को पराजित किया था परांतक प्रथम, जिससे उसकी उपाधि कौन सी मिली थी? मदुरै कोंड मिली थी। राजराज सोमेश्वर को पराजित किया था। श्रीलंका सिंहल पर आक्रमण किया था, जो कि महेंद्र पंचम थे, वहाँ के राजा बृहदेश्वर मंदिर तंजौर की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रथम राजेंद्र चोल श्रीलंका पर आक्रमण किया था। बंगाल पाल वंश पर आक्रमण किया था। महिपाल उस समय वहाँ का शासक था पाल वंश का, उस पर राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया था, जिससे उसे उपाधि मिली थी गंगई कोंड की। गंगई कोंड चोलपुरम शहर बसाया था राजेंद्र प्रथम ने। तीसरी राजधानी राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम को बनाई थी। चोल संगम चोलों की गंगा थी। राजेंद्र प्रथम ने इंडोनेशिया पर आक्रमण किया था, जो कि उस समय वहाँ के शासक शैलेंद्र था और उसने पराजित कर दिया था। पंचम स्थानीय शासक थे। राष्ट्रकूट वंश, इसके बारे में पढ़ते हैं। दंती दुर्ग जो कि इसके संस्थापक थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। इसने अपनी राजधानी मानिकखेत को रखी थी और कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर सामंत बना दिया था। कृष्ण प्रथम एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, जो कि महाराष्ट्र में है। तो कृष्ण प्रथम जो है वो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ये बहुत अच्छा मंदिर है, जो कि पहाड़ों को तोड़ कर के ही बनाया गया है, एलोरा का कैलाश मंदिर। तो ये किसने निर्माण करवाया है? कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया है एलोरा के कैलाश मंदिर का। तो कैलाश मंदिर जो है वो पहाड़ों को तोड़ करके ही बनाया गया, पहाड़ों को खोद के बनाया गया मेनली। उसमें एक भी अलग से ईंट या पत्थर कुछ भी नहीं लगाया गया है। तो ये बहुत अच्छा मंदिर है। ध्रुव जो कि क्षत्रिय संघर्ष कन्नौज में किया था, जो कि 100 वर्षों तक चला था। अमोघ वर्ष विद्वान थे जिनसेन जैन धर्म के थे। कन्नड़ भाषा का विकास किया था। दरबारी कवि पोन रत्न। इंद्र तृतीय ये अरब यात्री थे, जो कि अलम सूदी थे। कृष्ण तृतीय तक कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था। अपरांतक प्रथम को पराजित किया था, जो कि चोल वंश के थे। कर्क द्वितीय ये कि अयोग्य शासक थे और तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय को मार दिया था। तो कर्क द्वितीय को किसने मारा था? तैलप द्वितीय ने मारा था। और कर्क द्वितीय वैसे भी वो अयोग्य शासक था। अब हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बंगाल में था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर था। धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश वज्रयान शाखा थी। गोपाल इसके संस्थापक थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में निर्माण करवाया था। धर्मपाल जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुरी में स्थापना करवाया था। भागलपुर में पड़ता है ये। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो कि भागलपुर में पड़ता है। कन्नौज पर आक्रमण किया था। त्रिपक्षीय युद्ध किया था। इसके समय में पाल साम्राज्य का विकास रुक गया था। तो धर्मपाल के समय में पाल साम्राज्य का विकास रुक गया था। देवपाल थे, उसके समय में अरब यात्री आए थे। कौन आए थे? सुलेमान आए थे। महिपाल जो थे द्वितीय संस्थापक थे। चोल आक्रमण राजेंद्र प्रथम ने किया था गंगाजल के लिए। और तिब्बत जो थे बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। दूत मंडल थे। मदन पाल यहाँ के अंतिम शासक थे। तो पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? मदन पाल थे। अब हम लोग सेन वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो सेन वंश के कहाँ के थे? बंगाल में इसकी स्थापना थी। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनैती। नदिया थी और सामंत सेन जो कि इसके संस्थापक थे। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। बल्लान सेन जो कि साहित्य का विकास किया था। रचना जो थे दान सागर और अद्भुत सागर थे। लक्ष्मण सेन जो कि दरबारी कवि थे और जयदेव पुस्तक की रचना की थी। गीत गोविंद में इसका जिक्र किया गया है। प्रतिहार वंश जो कि गुजरात में था। गुजरात में कौन सा वंश था? प्रतिहार वंश का शासन चलता था। नागभट्ट जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे और वत्सराज कन्नौज पर विजय प्राप्त किया था। मिहिर भोज कन्नौज पर पूर्ण विजय प्राप्त किया था। राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी।
यशपाल जो थे वो अंतिम शासक थे प्रतिहार वंश के। तो प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? यशपाल थे। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि था मौर्योत्तर काल और विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में पढ़े थे। तो अगले क्लास में हम लोग मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।